हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार की घोषणाओं को तुरंत किया जाएगा पूरा। राज्य में धरातल पर उतारी जाएगी केंद्र की योजनाएं। चंपावत उपचुनाव मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का होगा फैसला। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का हुजूम। 27 दिन में 4 लाख लोगों ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। एक महीने में आंकड़ा 5 लाख पहुंचने के आसार। और इस साल देहरादून में आने वाले सैलानियों ने भी तोड़ा रिकॉर्ड। दून की वादियों में एक महीने में पहुंचे 7 लाख पर्यटक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो देहरादून से मिल रही है, जहां एक महीने में 7 लाख पर्यटक देहरादून पहुंचे हैं। कोरोना संकट के बाद राजधानी में पहली बार इतने पर्यटक देहरादून पहुंचे। मसूरी, सहस्त्रधारा, ऋषिकेश, चक्राता समेत कई बड़े पर्यटक स्थलों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देश और विदेश के पर्यटक लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय दुकानदार पर्यटकों की तादाद बढ़ने से खुशखबर नजर आ रहे हैं। साथ ही पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर चाक चौबंद की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां एक महीने में 7 लाख पर्यटक देहरादून पहुंचे हैं। और इसी के चलते आपको बता दें कि स्थानीय दुकानदार पर्यटकों की इस बड़ी तादाद के बढ़ने से खुशगवार नजर आ रहे हैं। कोरोना संकट के बाद राजधानी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। साथ ही मसूरी, सहस्त्रधारा, ऋषिकेश, चक्राता समेत कई बड़े पर्यटक स्थलों में लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। देश और विदेश के पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद भी यहां पर किया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद है यहां पर, और स्थानीय दुकानदार भी पर्यटकों की इस बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए खुशगवार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद, कोरोना संकट के बाद राजधानी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। एक ही महीने में 7 लाख पर्यटक देहरादून पहुंचे हैं। देश और विदेश के पर्यटक लगातार पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं, और इसी के चलते स्थानीय दुकानदार भी लगातार खुशगवार नजर आ रहे हैं। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां एक महीने में 7 लाख पर्यटक देहरादून पहुंचे हैं। कोरोना संकट के बाद राजधानी में पहली बार इतने पर्यटक बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मसूरी, सहस्त्रधारा, ऋषिकेश, चक्राता समेत कई बड़े पर्यटन स्थलों पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, एक ही महीने में कोरोना संकट के बाद की अगर बात की जाए, तो एक ही महीने में 7 लाख पर्यटक देहरादून पहुंच रहे हैं। लगातार पर्यटन स्थलों में बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल हिमांशा, देखिए वाकई में ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस तरीके से पर्यटक 4 धाम जा रहे थे, जो श्रद्धालु 4 धाम जा रहे थे, उससे ज्यादा संख्या इस वक्त जो देहरादून जिला है वहाँ की है। और राजधानी देहरादून की बात करें, उससे आसपास के क्षेत्रों की बात करें, मसूरी है, चक्राता है, ऋषिकेश है, यहाँ पर लगातार इस वक्त आमद है। राजधानी देहरादून में इस वक्त जो यात्रियों की आमद है वो हजारों की तादाद में रोज आ रहे हैं। और वाकई ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा आमद नहीं देखी गई थी यात्रियों की। और जब से कोरोना काल समाप्त हुआ है, लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं। 2.5 वर्षों के बाद यही स्थिति लगातार बनी हुई है कि
देहरादून की सड़कें खचाखच है इस वक्त पर्यटकों से, और लगातार अभी भी यहाँ पर भी यात्री आ रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा की दृष्टि की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह यहाँ पर जो यात्री हैं और जो सैलानी हैं उनको हर जगह दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कोई अनहोनी किसी तरह की ना हो, किसी से बदसलूकी ना हो, इसके लिए भी तमाम इंतजाम इस वक्त पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इन लोगों के आने से जो व्यापार ठंडा हो चुका था उस व्यापार में कहीं ना कहीं फायदा है लोगों को। व्यापारी काफी खुश है और जाहिर तौर पर व्यापारी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ पर आए। बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी, लंबे समय बाद कोरोना संकट हुआ, उसके बाद लगातार लोग घरों में कैद थे और जैसे ही जो बंदिशें थी वो खुली और पर्यटन स्थल भी खुले, लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है, जिसके बाद हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकलना चाह रहे हैं। थोड़ा सा जो लगातार बंद थे अपने घरों में और अब मानसिक तौर पर भी कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए लोग निकल रहे हैं। इसको लेकर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, लोगों की सुरक्षा की बात की जाए और वहां के पर्यटन स्थल के में जो व्यवस्थाएं की गई हैं पर्यटकों के लिए, किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अमूमन तौर पर लोग एक संख्या पर पहुंच रहे, लेकिन अभी जो संख्या है वो एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों के पहुंचने की। तो जो इंतजाम है किस तरीके से वहां पर किए गए? बिल्कुल, देखिए जो यात्री हैं, कुछ यात्री आ रहे हैं, रुक रहे हैं और लगातार कंटिन्यू फ्लो है आने और जाने का। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हम कैंपी फॉल की बात करें, देहरादून से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर कैंपी फॉल है। भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में वहां पर भीड़ है। जो पर्यटक वहां पर आ रहे हैं वो तो खुश हैं ही, लेकिन जो व्यापारी हैं जिनके व्यापार खत्म हो गए थे, जो व्यापारी सड़क पर आ गए थे, क्योंकि कई ऐसे मझोले व्यापारी थे जिन्होंने बैंक से कर्जा लेकर अपनी छोटे छोटे ढाबे उन लोगों ने अपने संचालित कर रहे थे, उन लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खासतौर पर कोरोना काल में कई लोगों के पास खाने का राशन नहीं था, कई लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वो बैंक की अपनी किस्तें दे सके। लेकिन आज के अगर मैं हालातों की बात करूं हिमांशा, ये लोग काफी खुश हैं और खासतौर पर ये खुश इसलिए हैं कि उनका जो पुराने बैंक का कर्जा है उससे भी काफी यहाँ पर इनको आमद पर्यटकों के आने से हो रही है। तो उस जो बैंक के इनके जो किस्तें हैं, जो लोन है, उसको निपटाने में भी इनको आसानी है और वो तो यही चाहते हैं कि लगातार इसी तरीके से लोग आते रहें। और जहां तक सवाल आपने सुरक्षा का किया है, तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो जगह जगह यहाँ पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, अगर मैं देहरादून की बात करूं, क्योंकि राजधानी है लिहाजा पहले ही संवेदनशील है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, राज्यपाल यहाँ रहते हैं, तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी यहाँ पर ऑलरेडी रहती है। लेकिन पर्यटक सीजन है तो पर्यटक सीजन को देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा भी ये निर्देशित किया जा चुका है कि पर्यटकों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, जो स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, और उसके लिए जो सामंजस्य बनाना पड़ेगा वो कानून व्यवस्था को बनाना पड़ेगा, कानून पुलिस को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और उसी को लेकर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर एहतियात बरत रहे हैं। क्योंकि अब मैं बीते दिनों की बात करूं तो बीते दिनों जो डीजीपी है पुलिस के अशोक कुमार, उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया था, कई तरह का उन्होंने जायजा भी लिया था, अपने जो उनका अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, निर्देशित भी उन्होंने किया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की जो बात है वो चाक चौबंद है और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। जी चलिए कैलाश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने काठ गोदाम के सर्किट हाउस में अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि अधिकारी समय पर कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराएं, लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए। वहीं पत्रकारों से चर्चा में सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी की जो भी योजनाएं हैं उन्हें जल्द लागू किया जाएगा। वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला। जीतने के बाद चंपावत क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और इसके साथ ही केदारनाथ यात्रा को लेकर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसीलिए चारधाम यात्रा पर सवाल उठा रहा है। चंपावत क्षेत्र में पूरे चुनाव में रहा और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जहां पर मां पूर्णागिरी की भूमि है, जहां हमारे गुंजू का मूल स्थान है, मां शारदा का तट है, मां हिंगला देवी है, रणकुची मैया है, गुरु गोरखनाथ है,
हमारे घटोत्कच की वो भूमि है, डिप्टेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर बाबा गोरखनाथ हैं, बाबा बयानदुरा हैं, श्यामला ताल है, ऐसे अनेकों स्थान वहाँ पर हैं। उस स्थान पर विकास की अपार संभावनाएं हैं और उस क्षेत्र को भारत के मानचित्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट जिले के रूप में, एक आदर्श जिले के रूप में लाना है। चंपावत उपचुनाव के मतदान के तहत 3 जून को होने वाली मतगणना को सही और सुनिश्चित रूप से कराने के लिए विकास भवन सभागार में मतगणना कर्मियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग को पूरा किया गया। मतगणना कर्मियों के पहले चरण की डिटेल ट्रेनिंग पहले ही करा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 3 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई हैं जो 151 बूथों की मतगणना 13 राउंड में संपन्न करेंगी। इसके लिए मतगणना कर्मियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग को भी पूरा कर लिया गया है। गौरतलब है कि 31 मई को चंपावत उपचुनाव संपन्न हो गया था, जिसमें 64% मतदान हुआ और 96,000 से ज्यादा लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। कल 3 जून को काउंटिंग होनी है। उसमें हमारी 12 टेबलें लगी हुई हैं, 151 बूथ है, 13 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। 8 बजे से शुरू होगी। इसके लिए जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, काउंटिंग असिस्टेंट है, उनको पहली डिटेल ट्रेनिंग करा दी गई है। दूसरी ट्रेनिंग उनकी हैंड्स ऑन आज चल रही है और कल हम लोग सुबह काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और आशा करते हैं कि हम जल्द काउंटिंग पूरी करें। तो चंपावत उपचुनाव के मतदान के तहत 3 जून को मतगणना होने वाली मतगणना को सुनिश्चित रूप से कराने के लिए विकास भवन सभागार में मतगणना कर्मियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग को पूरा किया गया है। आपको बता दें कि मतगणना कर्मियों की पहले चरण की जो डिटेल ट्रेनिंग थी वो पहले ही करा ली गई थी। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बताया कि 3 जून को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। साथ ही मतगणना के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई हैं। आपको बता दें कि जो 151 बूथों की मतगणना है वो 13 राउंड में संपन्न की जाएगी और इसके लिए मतगणना कर्मियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग को भी पूरा कर लिया गया है। साथ ही 31 मई को चंपावत उपचुनाव संपन्न हो गया था, जिसमें 64% मतदान हुआ और 96,000 से ज्यादा लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, चंपावत उपचुनाव के मतदान के तहत जो 3 जून को होने वाली मतगणना है सुनिश्चित रूप से कराने के लिए विकास भवन सभागार में मतगणना कर्मियों की जो ट्रेनिंग होनी थी वो पूरी हो गई है फिलहाल। और अगर बात की जाए तो किस तरीके से ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पर दी गई है और मतगणना जो है वो होनी है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां जो कर ली गई हैं? देखिए, जो अभी जो अपडेट है मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग्स पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ इंतजार है कल होने वाली मतगणना का, क्योंकि चुनाव जो 31 तारीख को संपन्न हुआ था, कल मतगणना शुरू होनी है। सुबह 8 बजे किस तरीके से पोलिंग पार्टियां यहाँ पर रहेंगी उसको लेकर आज जिलाधिकारी ने बैठक ली है। तमाम कर्मचारियों की जायजा उन्होंने स्ट्रांग रूम का लिया और उन्होंने सभी लोगों को निर्देशित किया है कि समय से पहले लोग पहुंच जाएं अपने अपने स्थलों पर जहां पर ये मतगणना होनी है। और 13 राउंड्स की ये काउंटिंग होगी। 13 राउंड्स के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कि कल होने वाली मतगणना में कौन वहां पर विजयी होगा। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी के आज चेहरे पर आज एक नूर नजर आ रहा था, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। और जाहिर तौर पर जैसे निर्मला गहतोड़ी की जो नाराजगी थी वो देखी जा रही थी, तो उन्हें भी मालूम है कि शायद कल की डेट पर वो चुनाव हार सकते हैं। बहरहाल अभी कल पे छोड़ दिया जाए कि जीत किसकी होगी, लेकिन इशारा साफ है कि जीत मुख्यमंत्री की होनी निश्चित मानी जा रही। बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी मतगणना है वो कितने बजे से शुरू होने वाली है और कितने बूथों की मतगणना यहाँ पर और कितने राउंड में संपन्न की जाएगी? देखिए, कुल 151 बूथ थे जिन पर पोलिंग हुई थी और 13 राउंड्स की ये जो मतगणना है 13 राउंड्स में पूरी हो जाएगी। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी और जिस तरीके से यहाँ पर वार्ड कम है, सिर्फ एक ही सीट पर जो मतदान हुआ है, तो हम समझते हैं कि 2 से ढाई घंटे में नतीजे आ जाएंगे, यानी सुबह 10 से 10:30 बजे तक इस सीट पर नतीजे घोषित हो जाएंगे। सुमांशा, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया और
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने 8 सालों को बेमिसाल बताया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले मामले में जमानत पर घूम रहे हैं। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं, आम आदमी तक इसका लाभ मिल सके, इसके लिए कार्य करें। राजधानी देहरादून में इन दिनों प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला लगा हुआ है। ये मेला हर साल लगाया जाता है। इस मेले में देश भर के हस्तशिल्पी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के हैंडलूम्स भी प्रदर्शित किए गए हैं। रेस कोर्स प्लेग्राउंड में लगाया गया ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो 5 जून तक चलेगा। मेले में देश के विभिन्न राज्यों के सर्वश्रेष्ठ हथकरघा उत्पाद, बेहतरीन साड़ियां, बेडशीट और ड्रेस मटेरियल उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मेले में सभी चीजें बेहद ही सस्ते दामों पर मिल रही हैं। ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो हमारा 23 तारीख से लगा हुआ है, जो 5 जून तक चलेगा और यहाँ पे विभिन्न राज्यों से 12 से 14 राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे अच्छा रिस्पांस यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे रहा है। थोड़ा बारिश और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो नेशनल हैंडलूम एक्सपो देहरादून का बहुत अच्छा जाता है। पूरे इंडिया में देहरादून के नेशनल हैंडलूम एक्सपो की तारीफ होती है कि जो सबसे अच्छी बिक्री और सुविधाएं यहाँ पर रहती हैं। लेकिन थोड़ा इस समय थोड़ा कम है क्योंकि मौसम का साथ नहीं है, गर्मी भी ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पर देहरादून की जनता अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जोशीमठ के जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का पुलना से घांघरिया तक पैदल निरीक्षण किया और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाते हुए रास्ते में बिजली, पानी, शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही पुलान से करीब 2 किलोमीटर आगे बन रहे पैदल डाइवर्जन मार्ग को भी 1 हफ्ते के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के कखनल स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और उसकी कोख में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत कराया और परिजनों को वापस घर भेजा। मामले में अस्पताल प्रबंधन लगातार आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। हमारे पेशेंट को थोड़ी प्रॉब्लम थी, हम उसे पेशेंट को लेकर जीडी गए। जीडी में जब गए, जीडी वालों ने रेफर कर दिया एम्स के लिए। हमने सोचा कि एम्स में न जाकर यहीं नज़दीक में वर्क हो जाए, लेकिन हम यहाँ लेकर आ गए। अगर इनके बस का काम नहीं था वो करना, डिलीवरी करनी नहीं थी तो इन्हें मना कर देना था। इन्होंने पैसा कमाने के लिए हमारे पेशेंट को भर्ती रखा। हमारे से कभी 5,000 का इंजेक्शन मंगाया, कभी 10,000 का इंजेक्शन मंगाया। जो हमारी बहन थी, सिस्टर थी, उस पर आंख पे इन्होंने पट्टी रख के, ना तो उस पर ब्लड लगा रखा था, लेकिन वो लड़की क्या हुआ कि रात ही एक्सपायर हो चुकी थी। मेरा कहने का मतलब है ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पेशेंट का बीपी नॉर्मल पर ही आ रहा, पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, इनसे ब्लड अरेंज कराते हैं, एफएफपीज लाते हैं, जिसे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड लेकर आते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट भी हम इन्हें लिख कर देते हैं। उसके बाद जब पेशेंट वहां जाती है आईसीयू में, तो पेशेंट नॉरेट पर ही रहती है। ओटी के बाद भी 3 घंटे बाद उसका सिर्फ 30 ml यूरिन आता है। इसका मतलब है कि उसकी किडनी शटडाउन में जा रही है, उसका लिवर शटडाउन में जा रहा है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या एफएफपी चढ़ाते हैं तो पेशेंट के लंग्स में इफेक्ट आता है, जिसको हम ट्राली कहते हैं, और ब्लड लॉस तो उसे कंटिन्यूअस था ही। पेशेंट को रेफर के लिए बोला, पेशेंट को तो जब वो आया था तभी मैंने बोला कि आप इन्हें आगे ले जाओ, देख लो। कोटद्वार में लंबे समय से मिठाई की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते फूड सेफ्टी अधिकारी ने मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। साथ ही खुले में मिठाई की दुकान लगाने वालों को सख्त हिदायत भी दी गई। मिठाइयों को खुले में ना बेचें, उसको किसी कपड़े से ढक कर रखें जिससे उनमें गंदगी ना लग सके। इसके साथ ही दुकानदारों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया।
रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आए हैं। कल लगभग 12 दुकानदारों को हमने अवैध स्लॉटिंग पर नोटिस जारी किया है। उनको हमने एक मौका दिया है, 3 दिन के अंतर्गत वो अपना जवाब दें और यदि सैटिस्फाइड जवाब नहीं देंगे तो हम उनके खिलाफ एडीएम न्यायालय में वाद दायर करेंगे। 4 मिठाई की दुकानों का इंस्पेक्शन किया गया है। मिठाई के दुकानदारों को हमने साफ कह दिया है कि वो ढक कर रखें, खुली में रखें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत अपना लाइसेंस बनाएं। यदि जिसके पास भी लाइसेंस नहीं होगा तो हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। कोटद्वार में लंबे समय से मिठाई की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते फूड सेफ्टी अधिकारी ने मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। साथ ही खुले में मिठाई की दुकान लगाने वालों को सख्त हिदायत भी दी। मिठाइयों को खुले में ना बेचें और उसे किसी कपड़े में ढक कर रखें जिससे उनमें गंदगी ना लग सके और इसके साथ ही दुकानदारों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को भी कहा। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। महज 27 दिनों में ही 4.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा के मनमोहक स्वरूप के दर्शन कर लिए हैं। माना जा रहा है कि एक माह में ये आंकड़ा 5 लाख के पार हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि रोजाना चारधाम में 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के अध्यक्ष ने बताया कि यात्रियों की संख्या इस बार ज्यादा है, जिसे देखते हुए व्यवस्थाओं में विस्तार किया गया है। लोगों को परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रख रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर हमने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। यात्रियों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं और अभी महीना होते होते जैसा हमको लग रहा है 5 लाख का जो संख्या पूर्ण हो चुकी होगी। इसकी पिछले 25-26 दिन में जो कमियां परिलक्षित हुई थी उनको व्यवस्थित किया गया है। यात्री सुविधा पर फोकस करते हुए हमने इंश्योर किया है कि किसी भी यात्री को स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, घोड़ा खच्चर आदि की जो व्यवस्था है उसको कोई परेशानी ना हो और इस क्रम में काफ़ी हमने प्रयास किए और काफ़ी संसाधनों को बढ़ाया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।